नेक्स्ट इट इज यूजिंग अदर रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इसमें सबसे पहले आता है रेमिटेंस सर्विसेज। तो रेमिटेंस सर्विसेज जो रहती हैं वो काफ़ी तरीकों में काम करती हैं। तो रेमिटेंस में बेसिकली रहता क्या है कि बिजनेस में आपके पास कैश रहता है एंड उसके बदले में आप उसे किसी और बैंक में आप उसे ट्रांसफर कर देते हैं, बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसफर कर देते हैं, किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जो कि कंपनी के साथ एसोसिएटेड है फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में। यही रेमिटेंस का मेन पर्पस है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर रेमिटेंस जहां से आपने करवानी है वहां पर आपने कैश दिया, रेमिटेंस जिसने करवानी है उस पर्सन को आपने कैश दिया एंड वो पर्सन क्या करेगा, वो पर्सन इसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाएगा एंड वहां से फॉरेन कंट्री में जो जिसको अपने पैसे भेजने थे वहां पर पैसे आपके पहुंच जाएंगे। यही रहता है। तो यहां पर इस टेक्निक को नॉर्मली मनी लॉन्ड्रर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि पैसे को अल्टीमेट रेसिपिएंट तक आसानी से पहुंचाया जा सके। जो दूसरी टेक्निक है जिसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है मनी रेमिटर्स एंड करेंसी एक्सचेंजेस के द्वारा, दूसरी टेक्निक क्या है कि जहां पर जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है वो डेस्टिनेशन कंट्री में लोकल करेंसी में पैसों को रिसीव करती है, जिसे बाद में फॉरेन बिजनेसमैन को जिनको गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए सही मायने में पैसे चाहिए, यानी कि लेजिटिमेट परचेज करना है, जिन्होंने गुड्स को परचेज करना है, गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए उनको फॉरेन करेंसी चाहिए, तो वहां पर वो क्या कर सकते हैं, परचेज कर लेते हैं इन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से। एंड ये जो रेमिटेंस सर्विसेज है ये काफी एथनिक ग्रुप्स का क्या है, फीचर प्रोडक्ट है एंड ये चार्ज भी कम करते हैं, यानी कि कमीशन भी कम रेट पर चार्ज करते हैं एज कंपेयर टू डेट ऑफ द बैंक्स, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करने के लिए कमीशन भी कम चार्ज की जाती है। तो इन सर्विसेज को भी इस्तेमाल किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग पर्पसेज के लिए, क्योंकि इनके ऊपर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो कंपैरेटिवली कम रहती हैं एज कंपेयर टू डेट ऑफ द बैंक्स। टेररिस्ट भी इसे यूजफुल मानते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, क्योंकि एक तो लो वैल्यू की ट्रांजैक्शन चाहिए होती हैं एंड जहां पर आइडेंटिटी को कवर करना है, यानी कि आइडेंटिटी को हाइड करना जरूरी है, वहां पर इस तरह की ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। देन इट इज ऑल्टरनेटिव रेमिटेंस सिस्टम्स और वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम। तो इस तरह के सिस्टम में क्या रहता है कि जो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू रहता है वो कंट्रीज के बीच में रहता है, बट आउटसाइड द लेजिटिमेट बैंकिंग सिस्टम, यानी कि बैंकिंग सिस्टम से बाहर रहता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मनी हो रही है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हो रही है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम के दायरे में नहीं, उसके बाहर। तो ब्रोकर कौन रहता है यहां पर, जो ट्रांजैक्शन को हेल्ड करेगा, वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, कोई रेमिटेंस कंपनी भी हो सकती है, या फिर कोई साधारण शॉपकीपर भी हो सकता है जो सामान बेच रहा है, जिसका अरेंजमेंट है कॉरेस्पॉन्डिंग बिजनेस के इन अदर कंट्रीज, यानी कि उसके समानता में जो पर्सन काम कर रहा है दूसरी कंट्री में उसके साथ उसका अरेंजमेंट है। तो दोनों के कस्टमर्स क्या है, दोनों के बिजनेसेस में कस्टमर्स हैं जिन्हें फंड्स की जरूरत पड़ती है दूसरी कंट्रीज में। लाइकवाइज यहां पर शॉपकीपर ए है, शॉपकीपर बी है, ये इंडिया में है, ये यूएसए में है, ठीक है। तो यहां पर इसके कस्टमर्स को भी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, इसके कस्टमर्स को भी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, तो ये अपनी कमीशन चार्ज करते हैं एंड जस्ट बताते हैं कि तू इस कस्टमर को इतने पैसे प्रोवाइड कर देना। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन में जो डिटेल्स हैं वो क्या चाहिए, मिनिमल चाहिए। रिसिप्शन ऑफ द फंड्स की जो डिटेल्स रहती है वो कन्वे करती जाती है एंड मोर ओवर इस तरह की जो ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट रहती है वो नेटिंग ऑफ द अमाउंट से रहती है। इस तरह से रहती है, नेटिंग ऑफ द अमाउंट से रहती है। लाइकवाइज पर्सन ए ने यहां पर इसको भेजे थे 1000 यूएसडी एंड पर्सन बी ने पर्सन ए को दिए 600 यूएसडी, ठीक है, यानी कि इसके कस्टमर ने भेजने थे 600 यूएसडी एंड पर्सन ए के कस्टमर ने भेजने थे 1000 यूएसडी। तो डिफरेंस कितना रह गया, पर्सन ए ने पर्सन बी को कितने अमाउंट ट्रांसफर करना है, 400 यूएसडी ट्रांसफर करना है, ना कि 1000 यूएसडी। तो इस तरह से ये क्लियर कर लेते हैं। या फिर जो पैसे पेंडिंग रहते हैं, नेट पैसे पेंडिंग रहते हैं जो इनका आपस में उधार चल रहा है बिजनेस पर्पसेस के लिए, वहां पर उसको सेटल कर लिया जाता है। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन रहती हैं यहां पे जो कैश की मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा कम रहती है, तो फॉर्मेलिटी भी नहीं है रिगार्डिंग कोई की रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, फिर वेरिफिकेशन करनी है। नॉर्मली क्या रहता है कि जो मनी ट्रांसफर है वो कोडेड इंफॉर्मेशन के थ्रू रहती है, यानी कि कोरियर्स के थ्रू, लेटर्स ऑफ फैक्सेस के थ्रू, फॉलोड बाय टेलीफोनिक कंफर्मेशन। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो आइडेंटिफाइबल नंबर को कैरी करता है वो इस पर्पस के लिए काम कर सकता है, क्योंकि यहां पर कोई रिकॉग्नाइजेबल ऑडिट ट्रेल तो होती नहीं है, तो लॉन्ड्रर के पकड़े जाने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट इट इज हवाला सिस्टम। तो हवाला सिस्टम भी क्या है, रेमिटेंस सिस्टम का एक ऑल्टरनेट है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर चलता है। कोई भी अनडॉक्यूमेंटेड डिपॉजिट, कोई भी विड्रॉल, कोई भी ट्रांसफर इस सिस्टम के तहत चलती है। ये सिस्टम जो है वो ट्रस्ट के बेस पर, विश्वास के बेस पर चलता है, कोई भी कागजी कार्रवाई इसमें नहीं रहती है।
एंड जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है वो हवाला ब्रोकर के नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। तो कस्टमर क्या करेगा, हवाला ब्रोकर को अप्रोच करेगा एक सिटी में जो फॉरेन सिटी में पैसे को ट्रांसफर करना चाहता है। तो हवाला ब्रोकर अपने नेटवर्क के जो हवाला ब्रोकर होगा उस सिटी में जहां पर पर्सन पैसे भेजना चाहता है वहां के हवाला ब्रोकर को कांटेक्ट करेगा, उसे डिस्पोजिशन की इंस्ट्रक्शन दे देगा फंड्स की। तो इस तरह से हवाला सिस्टम काम करता है एंड नेटिंग ऑफ फंड्स इसमें भी हो जाती है। तो यहां पर जो आइडेंटिटी है टोटली एनोनिमस रहती है एंड इस तरह की जो काम है ये टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड इन्फोर्समेंट के लिए उतने ही ज्यादा डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इट इज थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स और न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है उस तरह से जो मीन्स हैं जिसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है वो भी चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बात करेंगे रिगार्डिंग द इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो एक अट्रैक्टिव साधन बनती हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रर्स करते हैं क्या है कि एक एक्सपेंसिव एसेट जो है उसको कवर कर लेते हैं, यानी कि उसके लिए लार्ज प्रीमियम को पे कर देते हैं बैंक ट्रांसफर के जरिए, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करते हैं वो कैंसिलेशन करवा लेते हैं कवर की एंड रिफंड मांगते हैं कि रिफंड जो है वो रेमिटेंस के जरिए दूसरी कंट्री में दूसरे बैंक में उनको भेजा जाए। एंड इस तरह का जो रिफंड आएगा डेट विल बेसिकली वो कंपनी की तरफ से आएगा तो वो लेजिटिमेट मनी की तरह शो होता है। नेक्स्ट इट इज एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो इसमें शो होती है, डेट इज जो इंटरनेट का यूजेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड रैपिडली इंक्रीज भी हो रहा है एंड बहुत सी सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन अब आपके पास अवेलेबल हैं। जो सेविंग अकाउंट्स हैं, डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, उनको आप ऑपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आप इंटरनेट बेस्ड स्टॉक ब्रोकिंग भी कर सकते हैं। नए आप अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि नॉन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट जो कस्टमर बन के आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। KYC के थ्रू या और चीजों के थ्रू आप अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं ऑनलाइन भी, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या रहा है कि आप अब रेगुलेशंस में रहते हुए, यानी कि आपने थ्रेशोल्ड जो लिमिट है उस लिमिट में रहते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक आप मनी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके थ्रू एसेट्स को परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है स्ट्रक्चर्ड प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, जहां पर आप पैसा अपना प्लेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में। नेक्स्ट इट इज सेंसिटिव एवेन्यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो इसमें बात करते हैं रिगार्डिंग द गोल्ड एंड डायमंड मार्केट। तो बहुत से सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द गोल्ड एंड डायमंड मार्केट। तो गोल्ड है उसकी अगर हम वर्थ की बात करें पर यूनिट ऑफ वेट के हिसाब से तो वो काफी ज्यादा है एंड इसके लिए एक कांस्टेंट मार्केट है। जो प्योरिटी ऑफ गोल्ड है उसे आसानी से आप डिटरमाइन कर सकते हैं एंड साथ ही साथ ये सभी के समझने के लिए आसान भी है। डायमंड्स की अगर दूसरे आप बात करते हैं तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंडिविजुअल डायमंड की किसी की वर्थ जो है वो करोड़ों में हो सकती है, लेकिन सभी डायमंड के केस में ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि आपको राइट बायर की इस्तेमाल करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर डायमंड उसको आप बेच पाए। सेकेंडली है कि इसकी जो वैल्यू है डिविजिबल नहीं है, यानी कि एक डायमंड जिसकी वर्थ 1 लाख USD है उसे आप 2 डायमंड्स में कट नहीं कर सकते $50,000 USD में बेचने के लिए। तो वैल्यूएशन ऑफ जो डायमंड है उससे भी ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो होना पॉसिबल होना जरूरी है। सो गोल्ड मार्केट किस तरह से एक एडवांटेज देती है मनी लॉन्ड्रर्स को। तो पहली बात तो यह है कि इसकी जो वैल्यू है, कन्वर्टेबिलिटी है एंड जो पोटेंशियल है, यानी कि आप बिना किसी नाम को बताए, नाम को जाने इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सो बहुत सी जो लॉन्ड्रिंग स्कीम्स रहती हैं जिसमें गोल्ड इन्वॉल्व रहता है वो डायरेक्टली किससे कवर रहता है, ड्रग ट्रैफिकिंग से, करप्शन से, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी से, या फिर इलीगल जो ट्रेड किया गया मर्चेंडाइज का, गुड्स का, उससे रिलेटेड रहता है। या फिर हो सकता है कि गोल्ड इटसेल्फ ही प्रोसीड रहा हो क्रिमिनल एक्टिविटी का, यानी कि मान लीजिए कि गोल्ड को चुरा लिया गया तो वो भी क्या उसका पार्ट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि गोल्ड को अगर चुराया गया है या फिर स्मगल किया गया है या फिर उसकी फॉल्स इनवाइसिंग की गई है तो वो भी क्या है एक आपका मनी लॉन्ड्रिंग का ऑलरेडी पार्ट ही बन गया। तो बहुत ऐसी सोसाइटीज हैं जो गोल्ड की वैल्यू को जानती हैं, यानी कि उसमें उनमें क्या रहता है कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस है या फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस है जिसके कारण वो ज्यादा गोल्ड को परचेज करने में खुश हैं, ठीक है। तो इंपोर्टर्स जो हैं वो यहां पर जो हैवी इंपोर्टर्स हैं गोल्ड के वो इसकी स्मगलिंग का पार्ट बन जाते हैं, एक हिस्सा बन जाते हैं। एंड ड्यू टू इट्स हाई वैल्यू जो गोल्ड है उसे स्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड ये लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द डायमंड मार्केट। सो जो इलीगल ट्रेड है डायमंड्स का वो सर्टेन एरियाज जो है वर्ल्ड में वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो डायमंड्स का इस्तेमाल करते हैं इन रीजन्स में अपनी एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए। तो जिस आसानी के साथ आप डायमंड को छुपा सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एंड जो उनकी वैल्यू है, हाई वैल्यू है पर ग्राम, वो डायमंड्स को एक अट्रैक्टिव तरीका बनाता है क्रिमिनल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। नेक्स्ट इट इज PEPS और करप्शन। PEP क्या है? PEP इज पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। तो पॉलिटिकली एक्सपोज जो पर्सन रहता है वो अपने ओहदे का
बेनिफिट उठाते हुए, अपने प्लेस का जिस पावर जो उसके पास है उसका बेनिफिट उठाते हुए वो प्रोसीड्स को आसानी से निकाल सकता है, करप्शन कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे इंस्टेंसेस जो हैं कि जो पर्सन इन चार्ज है, जो गवर्न कर रहा है किसी कंट्री को, या फिर जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो करप्शन में शामिल हो सकता है, या फिर और तरह की प्रोसीड्स में शामिल हो सकता है जो क्राइम को जनरेट कर रही है, यानी कि जो क्राइम जनरेट कर रही है प्रोसीड्स, उसमें शामिल हो सकता है वो। ठीक है, तो ये कोई रेयर चांस नहीं है। तो बहुत से ऐसे चांसेस देखने को मिलते हैं जहां पर पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्ट हैं, एंड जो दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं, उन्हें डिटेक्ट किया गया है एंड इन्वेस्टिगेट किया गया है। देन इट इज मिसयूज ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड चैरिटीज। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस स्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा यूजफुल माना जाता है मनी लॉन्ड्रर्स के द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा, जिसके थ्रू वो अपनी एक्टिविटीज को चैनलाइज कर सकते हैं। एंड ये काफी तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया एक स्टेटेड चैरिटेबल पर्पस के बेस पर, लेकिन वो एक्चुअली एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ फंड्स को चैनल करने के लिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, यानी कि बनेगा वो किसी चैरिटेबल पर्पस के बेस पर, रजिस्टर किया जाएगा उसे, लेकिन यूज किया जाएगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग के लिए। सेकंड फॉर्म क्या रह सकती है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको चैरिटेबल पर्पस से बनाया गया, लेकिन उसे पैसा उसमें किसके द्वारा डाला जा रहा है? टेररिस्ट के द्वारा डाला जा रहा है, सपोर्टर्स के द्वारा डाला जा रहा है, या फिर उन्हीं के द्वारा इस पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ज्यादातर क्या रहता है कि डोनर की नॉलेज में नहीं होता, यानी कि मेंबर्स की नॉलेज में नहीं होता, मैनेजमेंट की नॉलेज में नहीं होता। इसके अलावा क्या मेथड हो सकता है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर सकती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ फंड्स को कवर करने के लिए वो काम कर रही है, जो बेसिकली एक इंटरनेशनल बेसिस पर काम कर रही है। एंड कई केसेस में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो टेररिस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है लॉजिस्टिक वे में, यानी कि जब मूवमेंट करनी है एक जगह से दूसरी जगह में, एंड पैसे की मूवमेंट में, यानी कि पैसा जो भेजना है एक जगह से दूसरी जगह में, उस तरह से जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हेल्प करती हैं टेररिस्ट की। सो दैट वाज रिगार्डिंग द मनी लॉन्ड्रिंग एंड सम मेथड्स ऑफ इट।